क्या वाकई डबिंग जो करियर है, प्रोफाइल है, वो अपने आप में फुल फ्लेज्ड एक प्रोफेशन प्रोफाइल बन सकता है? कोई अगर इसको पूरी तरह से अर्निंग कमर्शियली सोचे कि अगर मैं इसमें शिद्दत से सीखता हूँ, करता हूँ, तो ये पूरी तरह से एक प्रोफाइल हो सकता है। बहुत सारे आर्टिस्ट भी, एक्टर भी डबिंग अच्छी नहीं कर पाते। सही है, बिल्कुल सही है, अपनी खुद की भी नहीं कर पाते हैं। वो कहाँ चूक जाते हैं? कई हाउसवाइफ ऐसी आर्टिस्ट हैं जो ज्यादा समय नहीं दे सकती, बिल्कुल, जो जॉब पर हैं लेकिन इस फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, या जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस सभी के लिए डबिंग मैं समझता हूँ कि एक तरह से कंपल्शन है। इसमें ना आप जरा गुस्सा दिखाइए, अरे भाई लेकिन वो जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो पोकर फेस है। अगर मैं यूं ही बैठा हूं और फिर चिल्लाऊं मैं तुम्हारा खून पी जाऊं, वो ऐसे कैसे बोलेगा? मैं तुम्हारा, आवाज मेरी और उसका फेस यूं डल ऐसे गुस्से में, वो ऐसे फिल्म में बोला है मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बोला ये नहीं होगा भाई। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई बनने आता है एक्टर, कोई बनने आता है वॉइस आर्टिस्ट, कोई बनने आता है प्रोड्यूसर, कोई बनने आता है डायरेक्टर। लेकिन क्या हो जब एक ही व्यक्ति ठान ले कि वो मल्टी टैलेंटेड बनेगा, वो सारे काम एक साथ करेगा? क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या एक्साइटमेंट होता है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं राजुल दीवान जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। नमस्ते, थैंक यू, माय प्लेजर। आवाज में भी खेल रहे हैं, एक्टिंग में भी खेल रहे हैं, डायरेक्शन में भी खेल रहे हैं, प्रोडक्शन में भी खेल रहे हैं, तो ये खेल शुरू कैसे किया? और एक बात बोल दूं, मैं क्रिकेट भी बहुत खेलता था। सभी परफॉर्मिंग आर्ट है। हाँ, बिल्कुल। बचपन से मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का। तब ये वॉइसिंग इंडस्ट्री वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में। तो मैंने एक्टिंग शुरू की 1980 में। वो भी ऑफ कोर्स जैसे कि कोई भी, जैसे पढ़ाई में किंडरगार्टन होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, फिर एसएससी, ग्रेजुएशन, तो उसी तरह मैंने एक्टिंग शुरू की थिएटर में बैक स्टेज से। कोई रोल ऐसे देता नहीं कि भाई तुम चलो हमारी प्ले में हीरो बन जाओ। थिएटर में तो शुरुआत ही ऐसे होती है। बिल्कुल नहीं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो नसीब वाले होते हैं जिनको सीधा रोल मिल जाता है, मगर उनमें थोड़ा फर्क रहता है। जो छोटा काम करके, जो काम वैसे छोटा नहीं होता है लेकिन ऐसे कहा जाता है ना कि ये तो बैक स्टेज आर्टिस्ट है, ये बैक स्टेज करता है, ये करता है। तो शुरुआत वैसे की मैंने हमारे दोस्त लोग की पहचान की वजह से 1980 में मैंने थिएटर शुरू किया, थिएटर ज्वाइन किया, गुजराती स्पेशली, जिसमें बैक स्टेज करता था मैं। और बैक स्टेज में मतलब लोग जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं या डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, वो इधर जा चाय लेके आ, जा पान लेके आ। और कभी कभी वो पैसे जेब से जाते थे जो हमें मिलते नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना ये एक्टिंग का कीड़ा, वो सब करवा रहा था। वो ये सब करवा रहा था। भले चलो थोड़ा लॉस होता है भाई, लेकिन तभी क्या है 25 पैसे का पान मिलता था उस वक्त, तो वो चलो ठीक है, अभी पैसे नहीं आए, राह देखते हैं कि वो देगा। कितना पान लाया? 2, 50 पैसा नहीं। कभी कभी वो भूल जाते हैं या जानबूझ के नहीं देते हैं। तो उस तरह मैंने एक्टिंग उस तरह से शौक था करके बैक स्टेज से शुरुआत की। 1-2 साल में फिर धीरे धीरे चांस मिला एक्टिंग का, धीरे धीरे फिर सेटल हो गए। और साथ में नौकरी भी करता था वैसे मैं। अच्छा, मतलब जॉब और ये दोनों करता था मैं। 1980 में ही मुझे गोरेगांव में निर्लॉन कंपनी, बहुत उस वक्त तो नाम था बड़ा, तो उसमें मैंने नौकरी की। वहाँ मैं इंपोर्ट डिपार्टमेंट में था। सुबह से शाम नौकरी करता था। 5 बजे छूट के ट्रेन पकड़ के रिहर्सल में ग्रांट रोड, तब उस वक्त टाउन साइड ज़्यादा रिहर्सल्स होते थे। ग्रांट रोड, चर्च गेट, चन्नी रोड, काफ़ी सारी जगह थी, तो वहाँ पे रिहर्सल के लिए जाता था। रात को 11-12 बजे घर पे आओ, फिर सुबह 8 बजे नौकरी के लिए जाओ। तो इस तरह से स्ट्रगल शुरू की मैंने, मगर जैसे कि पहले कहा, कीड़ा था इसलिए टिक सका। वरना घर वाले तो बोलते थे, माँ पिताजी, अरे भाई बस अभी बहुत हो गया, अभी कितना करेगा। लेकिन बोला नहीं भाई, मैं नौकरी छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। और उस तरह से धीरे धीरे आगे। तो आज नौकरी छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? मैंने 1980 से लेकर 1995 तक 15 साल दोनों काम किया। ओके। सीरियल में भी काम करता था मैं एज एन एक्टर। अगर आपको याद हो तो हसरतें, फिल्मी चक्कर, ये सारी सीरियल में, बड़े सीरियल हैं। हाँ, सैलाब, तब मैं नौकरी करता था। और उसके साथ ये भी, और उसके साथ हाँ, तो जब शूटिंग होती है या नाटक के शोज होते हैं तब छुट्टी लेनी पड़ती है।
मगर घर के कोई भी ओकेजन्स के लिए छुट्टियां मैं नहीं लेता था, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो, भाई की शादी है, बहन की शादी है या बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो वहाँ मैं छुट्टी नहीं लेता था। मेरी छुट्टी सिर्फ काम के लिए जाती थी। ओके, ऐसा था। तो जब इतनी मेहनत और शिद्दत से आपने शुरुआत की और एक्टिंग में भी काम मिलने लगा, फिर ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट आपने एक्सप्लोर किए, इनमें क्या मेन आपको अट्रैक्ट किया कि यार इस वजह से मुझे वॉइसिंग में जाना चाहिए, इस वजह से मुझे प्रोडक्शन में जाना चाहिए, इस वजह से मुझे डायरेक्शन में जाना चाहिए? वो इनर कॉलिंग क्या थी? वॉइसिंग की एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंटली हो गया। मेरे एक दोस्त की कोई फिल्म की डबिंग चल रही थी, मैं 1982 की बात कर रहा हूँ करीब। तो वर्ली पे एक स्टूडियो था, वो रेडी मनी अपार्टमेंट, मुझे आज भी याद है, वहाँ पे ऊपर एक स्टूडियो था। तो उस दोस्त ने, जो नाटक में काम करता था मेरे साथ, मैंने तभी वॉइसिंग या डबिंग या ऐसा कुछ पता नहीं था मुझे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, भाई यहाँ तू आ जाना स्टूडियो पे, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। मैं वहाँ पहुँच गया, वो डबिंग कर रहा था गुजराती फिल्म की। मैं यूँ बैठे बैठे देख रहा हूँ। फिर थोड़ा ब्रेक हुआ तो जो फिल्म के डायरेक्टर थे उनके साथ उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। ओके, ये राजुल दीवान है और वो भी आर्टिस्ट हैं। अब हुआ यूँ कि वो डायरेक्टर ये समझा कि मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। ओके, इत्तेफाक से। हाँ, तो बोला अच्छा आर्टिस्ट हैं आप, अरे चलो चलो अच्छा हुआ। अरे भाई उसने किसी को बुलाया, इधर आओ, अरे वो फलाना फलाना जो रोल है ना वो उनको दिखा दो, ये इनकी आवाज़ चलेगी उसमें। तो मैंने वो मेरे दोस्त को कहा, अरे भाई तू क्या कर रहा है, ये आर्टिस्ट, उनको डबिंग आर्टिस्ट लग रहा है ना, तू ट्राई तो कर, तुझे तो यार काफ़ी चढ़ाया उसने मुझे। बोला करना एक बार, होता है तो अच्छा है। बोला लेकिन यार मुझे पता नहीं है कैसे क्या, मैंने देखा ठीक है तू कर रहा है वो पता चला, कर तो सही तू एक बार, अभी बोलना नहीं कि मैं डबिंग नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ मत बोलना। बोला ठीक है आने दो, चलो देखा जाएगा। उन्होंने मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर था, 2 सीन थे छोटे छोटे, बोला ये है आप देखो और कर लो। और उस वक्त आज की क्या है, टेक्निकली बहुत कुछ एडवांस हो गया है, बहुत एडवांस हो गया। उस वक्त रील थी, राइट, मतलब एक रील निकालो दूसरी चढ़ाओ और पंच सही जगह पे पंच, ये सब तभी करना पड़ता। अभी आगे पीछे हो जाता है। अभी आगे पीछे हो जाता है। तो भगवान की कृपा से मैंने किया और अच्छा हुआ। तो उन लोगों को भी पसंद आया। मैं बोला यार ये तो मैं कर सकता हूँ। बोला यार ऐसा कुछ होगा तो बताना मुझे, तो मैं करूँगा। बस उसी तरह से घुस गया मैं, मतलब और शुरू हो गया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा काम मिलने लगा, तो धीरे धीरे आगे। तो अभी तक एक्टिंग का सफर जो रहा उसमें क्या क्या आप अचीव कर पाए और वॉइसिंग में क्या क्या कर पाए? एक्टिंग में भी मतलब मैंने काफ़ी हिंदी सीरियल्स भी किए हैं। खैर वो 90s में थोड़े 5-7 साल के बाद, लेकिन 80 से जो थिएटर शुरू किया है मैंने, तो आज तक मैंने कम से कम 77-78 डिफरेंट प्लेस किए हैं। 70 या मोर देन 76-77 प्लेस, जिसमें एज एन एक्टर मैंने किए हैं। अच्छा मतलब अब क्या है कि किसी को भी कोई तारीफ करता है तो अच्छा ही लगेगा भाई। आर्टिस्ट को तो वो तो हम तो उसके भूखे हैं। कोई बोलेगा यार तुम तो सीनियर आर्टिस्ट हो, हमने आपको देखा है, बहुत सारे प्लेस किए हैं, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तो अच्छा लगता है ज़रा हमें। राइट, उसमें भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। बहुत सारी गुजराती और हिंदी टीवी शोज़ भी किए मैंने। ओके, बहुत, मतलब अभी उसकी मतलब गिनती नहीं है, बट 15 से तो ज़्यादा होगी। ओके, हिंदी भी। बट हिंदी उस वक्त क्या था, जब मैं कर रहा था ना, तभी डेली सोप नहीं थे, वीकली थे। तो आई कुड अफोर्ड टू डू दैट, क्योंकि क्या है, महीने के 4 दिन करो ना, एक महीने का हो गया तुम्हारा, स्टॉक मिल गया। तो वो मैं कर सकता था, क्योंकि साथ साथ में ना मुझे ये स्टेज भी करना है। तो इसलिए मैं जो डेली सोप जब से शुरू हुई है ना सीरियल, तब से थोड़ा सा हाँ, क्योंकि मैं स्टेज छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन वॉइसिंग में आपने काफ़ी कुछ कर लिया। वॉइसिंग में भी अच्छी बात ये हुई मेरे लिए कि टाइम मैं निकाल पाया। बोल सकते हैं ना कि भाई मैं शाम को आऊँगा, शो है मेरा, तो या तो सुबह, उसमें वो दैट इज एडजस्टेबल। राइट, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है वॉइसिंग के लिए। काफ़ी मतलब वॉइसिंग में भी ये कहा जा सकता है कि आप एक चलते हुए प्रोफेशन के साथ या चलते हुए काम के साथ भी डबिंग को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप साबित कर देते हो। मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं हुई,
बट यस एक है कि थोड़ा मैं मानता हूँ ऐसा कि जैसे हम स्टडीज़ करते हैं तो जब एग्ज़ाम होते हैं तो गाइड यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ गाइड, वो सही जवाब नहीं होता है। तो मुझे डबिंग के लिए भी मतलब क्या बोलते हैं कि मेरे से जो सीनियर्स थे, गुजराती में बड़ा नाम था सुहाग भाई दीवान, तो उनके साथ मैंने काम किया, फिर धीरे धीरे सीखा और फिर लोग आते गए सब और मुझे पूछने लगे कि यार आप इतना अच्छा करते हो तो आप ही कर दो ना, ये मुझे ये प्रोजेक्ट आपको दे देता हूँ। तो प्रोजेक्ट लेने शुरू तो उस तरह से एक्सीडेंटली सब, मतलब किसी भगवान की दया है कि मैंने सामने से भाई ये मुझे करने दो मैं करके देता हूँ ऐसे हुआ नहीं है। क्योंकि लोग देखते हैं नहीं ये इंसान अच्छा करता है, उसको अच्छा नॉलेज है, तो चलो उनको ही सौंप देते हैं पूरा काम, हमारा झंझट कम हो जाएगा। तो लोग आते गए तो टीवी शोज़ के लिए, फिर तो मैं काफ़ी गुजराती फिल्म्स, मराठी, इवन मराठी भी थोड़ी बहुत डबिंग के लिए की, और हिंदी का भी फिर जैसे OTT प्लेटफॉर्म अभी कितने सालों से चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई, उसमें तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मतलब मिलती है। ये कह सकते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म है एक्चुअली ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए आए हैं, वॉइस आर्टिस्ट के लिए आए हैं। हाँ, क्योंकि क्या है कि उसमें सिर्फ इंग्लिश हिंदी या ऐसा नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेज, उसमें तो मल्टीपल लैंग्वेजेस है, तो हिंदी और इंग्लिश तो करनी ही है उसमें। तो और अगर आपकी मदर टंग अलग है तो और भी फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरियन फिल्म्स आती है, जापानीज फिल्म्स आती है, इवन टीवी सीरियल्स भी हैं, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में आती है, तो उसका भी हम फिर हिंदी में करते हैं और इंग्लिश में। जैसे बोलते हैं कि विजुअल मीडियम में कैमरा एक्टिंग में जैसे आप आते हैं तो एक टेक्निकल आर्ट हो जाता है, ऐसे डबिंग भी एक टेक्निकल आर्ट हो जाता है। बिल्कुल, टेक्निकलिटी है उसमें चीज़ों की। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट भी, एक्टर भी डबिंग अच्छी नहीं कर पाते। सही है, बिल्कुल सही है, अपनी खुद की भी नहीं कर पाते हैं। वो कहाँ चूक जाते हैं? हमने बहुत झेला है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट आर्टिस्ट, ऐसा होता है कि उनको उतना वो डबिंग सेंस होता है, जो इनर जो होता है ना, वो नहीं होता है। तो हर काम हर कोई चीज़ तो नहीं कोई कर पाएगा। राइट। तो अभी मुझे अगर आप कैमरा ऑपरेट करने के लिए बोलिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी दाल है ही नहीं, उसमें दाल नहीं गलेगी उसमें। उसी तरह उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कभी कभी। मेरे साथ एक फिल्म में ऐसा हुआ था कि एक आर्टिस्ट था, वो काफ़ी आर्टिस्ट बहुत अच्छा, लेकिन वो इम्प्रोवाइज करके बीच में वो ऐसा सब करता था। मतलब भाई ये मत कर, तुम्हें डबिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ, क्योंकि वहाँ सही जगह, क्योंकि वो सही जगह, उनको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब उस वक्त उसको समझ में नहीं आया, वो कुछ इम्प्रोवाइजेशन, अगर आप सही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो ना तो ठीक है, मगर ये छोटी छोटे जो रिएक्शंस है वो अगर आप वाइल्ड शूटिंग करते हो तो डबिंग में बढ़ी। और फिर उन्होंने मुझे जो याद किया है, मतलब भाई तूने इतना मुझे बताया लेकिन मैंने तो नहीं सुना, तुम्हारी कुछ बात नहीं सुनी, और करते क्या यार मेरी हालत खराब हो गई। वहाँ डायलॉग भारी नहीं पड़ेंगे, वो भारी पड़ गया होगा। तो ये सब थोड़ा बहुत सभी को नहीं होता है ऐसा, सभी के लिए। और जब अगर मान लीजिए कोई वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहता है, अब तो खैर बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हो गया है, नाम भी अच्छा मिलने लगा है और इनकम भी अच्छी होने लगी, बिल्कुल, तो उसको किन किन टेक्निकलिटीज़ का या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है? क्योंकि मुझे लगता है राजुल जी आप भी मानेंगे कि कई हाउसवाइफ ऐसी आर्टिस्ट हैं जो ज़्यादा समय नहीं दे सकती, जो जॉब पर हैं लेकिन इस फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, या जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस सभी के लिए डबिंग मैं समझता हूँ कि एक तरह से कंपल्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जिस भाषा में वो करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है, उस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, सही डिक्शन बहुत ज़रूरी है। और मैं काफ़ी लोग मेरे पास आते भी हैं, यार मुझे करना है यार, कर मतलब चलो ये पढ़ो, वो रीडिंग ही नहीं है, वो रीडिंग नहीं है उनकी उतनी, मतलब आदत नहीं होती है। तो और ऐसे ही मन में मत पढ़ो, आप जोर से पढ़िए उसे, तो पता चलेगा। आप खुद को सुनो कि मेरी आवाज़, चलो खैर आवाज़ तो हर की अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि भारी आवाज़ जिसकी है वही डबिंग कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक कैरेक्टर की अलग अलग आवाज़ें होती है, हर एक का अलग ये रहता है। तो सबसे पहले उस लैंग्वेज को मतलब कंट्रोल करना, लैंग्वेज पे थोड़ा उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल सभी के लिए मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मगर मेरा जो अनुभव है वो मैं कहता हूँ, बहुत मेरे पास लड़के लड़कियाँ
यार अभी मुझे भी डबिंग चालू करनी है। अरे चालू करनी है मतलब क्या, तुझे अभी क्या मेरे पास कुछ काम नहीं है तो चलो डबिंग करते हैं। भला भाई सॉरी मेरे पास मत आना आप। अगर आप उसको रिलीजियसली अगर सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आओ, वरना चलो कुछ नहीं है डबिंग कर ले। और क्या है, देखने से ऐसा लगता है अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, उसको मुझे मैच करना है ना, हाँ तो वो तो मैं कर सकता हूँ, वो तो टिकटॉक पे भी कर लेते हैं। हाँ तो वो मैं कर सकता हूँ। राइट राइट। 4 लाइन नहीं बोल सकते हैं उन लोग, नहीं बोल जब माइक के सामने आते हो ना तब पता चलता है कि एक्चुअली क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरह से करना है हमें डबिंग। राइट। वो बाहर बैठे बैठे नहीं पता चलेगा। सिंपल सी बात है, डोंट टेक इट लाइटली। बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। और मैं इसमें एक बात जोड़ना भी चाहूंगा कि जब आप एक्टर के तौर पे काम करते हैं तो आप एज एन एक्टर परफॉर्म कर जाते हैं। एग्जैक्टली। बट बीइंग ए डबिंग आर्टिस्ट आपको दूसरे के कैरेक्टर के निभाए हुए को परफॉर्म करना है, तो आपका मीटर पिच सब बदल जाएगा, आपका ओरिजिनल नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टोटली डिफरेंट। मुझे तो वैसे खराब अनुभव भी हुए हैं ऐसे। एक सस्ते में कोई फिल्म बन गई है तो उनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन्होंने बना दी फिल्म, चलो ठीक है, अभी एक कैरेक्टर है, उन्होंने अपने घर घर के लोग ले लिए हैं, मेरे भाई है, मेरे चाचे का लड़का है, ये सब है। अभी वो हमसे डबिंग करवाना चाहते हैं ताकि वो प्रोफेशनल, ताकि हाँ, फिर वो बैठ के वहाँ पे जो डायरेक्टर है, इसमें ना आप जरा गुस्सा दिखाइए। अरे भाई लेकिन वो जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो पोकर फेस है। अगर मैं यूं ही बैठा हूं और फिर चिल्लाऊं मैं तुम्हारा खून पी जाऊं, वो ऐसे कैसे बोलेगा, मैं तुम्हारा, आवाज मेरी और उसका फेस यूं डल ऐसे गुस्से में, वो ऐसे फिल्म में बोला है मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बोला ये नहीं होगा भाई। तो ये सब जो सीखने की जरूरत है ना, वो सभी में मतलब इतना नहीं है कि सबको ऐसा लगता है कि हो सकता है चलो ना इसके बदले में मेरी आवाज आएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। अब एक लास्ट मैं ये पूछूंगा, क्या वाकई डबिंग जो करियर है, प्रोफाइल है, वो अपने आप में फुल फ्लेज्ड एक प्रोफेशन प्रोफाइल बन सकता है? कोई अगर इसको पूरी तरह से अर्निंग कमर्शियली सोचे कि अगर मैं इसमें शिद्दत से सीखता हूँ करता हूँ तो ये पूरी तरह से एक प्रोफाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में इसलिए मैंने कहा था कि जब तक ये OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ना, उसमें थोड़ा लिमिटेड काम मिलता था सभी को। बट अभी तो इतना वास्ट फील्ड हो गया है ना कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं और रिलीजियसली उसे अपनाना चाहते हैं इस प्रोफेशन को, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं, कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू राजुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, माय प्लेजर। ओके, तो ये थे मेरे साथ राजुल दीवान, एक एक्टर, वॉइस आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। सबसे ज़्यादा वॉइस की बात अगर कहें तो जो उन्होंने कहा कि भाई चलो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डबिंग कर लेता हूँ, ये इतना आसान नहीं है। वाकई जो उनका एक्सपीरियंस है वो मेरा भी अनुभव है कि अच्छे के पसीने छूट जाते हैं जब वहाँ माइक पे खड़े होते हैं और सिंक मैच करना होता है। आसान नहीं होता क्योंकि उसके साथ आपको इमोशन भी एक्सप्रेस करने होते हैं, वॉइस क्वालिटी भी मैच करनी होती है और बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए वो टेक्निकली जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो वाकई इसको फुल फ्लैश प्रोफाइल बना सकते हैं, इससे अर्न कर सकते हैं। खास तौर से उन आर्टिस्ट के लिए बात करना चाहूँगा जो किन्हीं कारणों से अब एक्टिंग फील्ड से अलग हो गए हैं, नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि काम करें क्योंकि इसमें टाइम एडजस्ट किया जा सकता है, तो आप इस काम में आ सकते हैं। और जैसा बताया उन्होंने कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप अगर अपने ऊपर काम करते हैं तो आपको काम ज़रूर मिलेगा, बस आपको रिलीजियसली फॉलो करना। उन्होंने बार बार एक वर्ड पे जोर दिया, रिलीजियसली। रिलीजियसली का मतलब होता है कि उसको एकदम धर्म की तरह करना है कि हाँ इसमें ये चाहिए तो ये मेरे को करना पड़ेगा, ये शिद्दत, ये आस्था मुझे, ये विश्वास मुझे रखना पड़ेगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे और फेसबुक ग्रुप पे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।